नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में हो रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं अटल जी के अटल कार्यकर्ताओं की। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की रंगत अब वैसी नजर नहीं आती जो कभी किसी जमाने में आया करती थी। अटल जी का जन्मदिन अब विज्ञापनों तक सिमट कर रह गया है। कुछ आयोजन हो भी रहे हैं, वो युवा मोर्चा और नए नवेलों के भरोसे, मतलब अटल कार्यकर्ताओं के बदौलत ही अटल जी का जन्मदिन मन सका है। बाकी बड़े नेता और पार्टी दोनों ही इस आयोजन से दूर ही रहे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 88वें जन्मदिवस पर एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अलग अलग स्थानों पर आयोजन किए और अटल जी का जन्मदिन मनाया। कहीं अटल जी की लंबी उम्र के लिए जाप किया गया तो कहीं हवन का आयोजन हुआ। हालांकि ये सारे आयोजन अंतिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं के भरोसे हुए। कुछ आयोजन युवा मोर्चा के बैनर तले किए गए। एक आयोजन अटल द्वार पर उन अटल कार्यकर्ताओं ने किया जो सालों से इस परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। अटल द्वार पर अटल जी के जन्मदिवस पर क्षेत्रीय विधायक महेंद्र हार्डिया ने जरूर पहुंचकर अपना काम निकाल लिया, लेकिन उनकी तरफ से अटल जी के जन्मदिवस पर कोई आयोजन नहीं हुआ। युवा मोर्चा के गोलू शुक्ला ने मोर्चा की परंपरा का निर्वहन कर अहिल्या प्रतिमा पर अटल जी के दीर्घायु के लिए हवन और जाप करवाया। ये सभी आयोजन सांकेतिक रहे जो केवल मीडिया कवरेज के साथ ही खत्म हो गए। कुल मिलाकर अटल जी को भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने सांकेतिक रूप से ही याद किया। एक जमाने में जिस तरह के आयोजन अटल जी के जन्मदिवस पर पार्टी किया करती थी, अब वो आयोजन होना बंद से हो गए हैं। पार्टी के बैनर तले इस बार भी कोई आयोजन नहीं हुआ। नगर पदाधिकारी गुटिये आधार बनाकर छोटे नेताओं के आयोजनों में हिस्सा लेते रहे। कुछ बड़े नेता तो केवल विज्ञापन तक ही सिमट कर रह गए। कुछ बड़े नेताओं के समर्थकों ने अटल जी के जन्मदिवस पर कोई कार्यक्रम न कराते हुए भारी भरकम विज्ञापन जारी कर दिए। कुल मिलाकर अटल जी को उनके अटल कार्यकर्ताओं ने फिर याद किया, और नहीं किया तो हर दिन छोटे छोटे आयोजन करने वाले मूल संगठन भारतीय जनता पार्टी के नगर पदाधिकारियों ने। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए प्रभात झा के प्रति कुछ नेताओं का समर्पण आने वाले समय में उन्हें भारी पड़ सकता है। झा इंदौर आए तो कुछ नेताओं ने उनके प्रति ऐसा समा बांधा कि राजधानी के गलियारों तक उसकी चर्चा हो गई। अब नए बदलाव में झा का दामन थामने वालों का प्रोफाइल बदलने में वक्त नहीं लगने वाला है। प्रभात झा मौन है, लेकिन उनका मौन भी कुछ बयां कर रहा है। झा का चलना, रुकना, पहनना और उखड़ना, इस समय सब कुछ राजनीतिक गलियारों की चर्चा है। झा इंदौर आए, बस से उतरे, कुछ कहा। झा यही नहीं रुके, गोपी नेमा के आयोजन में पहुंचे तो फिर अपना गुस्सा रोक न पाए। वहां तक भी ठीक है, लेकिन वो प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर गए तो भी अपने आप को परेशान बताने से रोक न सके। झा तक तो ये ठीक भी था, लेकिन झा के साथ चल रहे नेता भी कुछ कम परेशान नहीं दिखाई दिए। झा के साथ रहे नेताओं के चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। इनके चेहरे के भाव बता रहे थे कि वो झा की परेशानी में उनके साथ है। उन नेताओं में सबसे ज्यादा हैरान वो चेहरा दिखाई दिया जो हमेशा झा की गोद में बैठ अपने आप को हमेशा सुरक्षित समझता था। अब उस नेता की हंसी ठिठोली कहीं खो सी गई है। झा के सबसे ज्यादा करीबी जीतू जिराती रहे हैं। वो झा के इंदौर दौरे में भी साथ साथ रहे, लेकिन उन्हें अपने भविष्य की चिंता सताती रही। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें और क्या नहीं। यही नहीं, ये हालात बीजेपी के कार्यकारी नगर अध्यक्ष शंकर लालवानी की भी थी। लालवानी को भी अपना अगला कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। इन दोनों नेताओं को झा के प्रति समर्पण दर्शाने का फल अब जल्द ही भुगतना पड़ेगा। झा के बस से इंदौर पहुंचने के बाद पार्टी के गलियारों में सकारात्मक संदेश तो कतई नहीं गया है। अब तक प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर को झा तक ही विचार करना था, लेकिन अब तोमर उन पर भी कभी भी तिरछी नजर डाल सकते हैं, जो झा को इस वक्त संबल देते सुर्खियों में दिखाई दे रहे हैं। मतलब साफ है, झा के प्रति जो भी समर्पण दिखाएगा उसका प्रोफाइल बदलने में अब समय नहीं लगेगा। यानी जिराती हो या लालवानी, दोनों संगठन के पदों पर अब ज्यादा दिन के नहीं हैं। ऐसा कम ही होता है कि कोई मीडिया को आमंत्रित करे और खुद ही समय पर ना आए, लेकिन इस बार ऐसा ही कुछ किया है हाईटेक संत उदय सिंह देशमुख अर्थात भय्यू महाराज ने। महाराज ने जो किया उससे मीडिया वाले नाराज है और अब आश्रम के कर्ता धर्ता है कि माफी पर माफी मांगे चले जा रहे हैं। भारत भूमि पर अतिथि को ही देवों के स्थान पर रखा गया है, इसलिए कहा जाता है अतिथि देवो भव। संस्कारों की पैरवी करने वाले हाईटेक संत उदय सिंह देशमुख के सूर्योदय आश्रम में दंत जयंती का उत्सव मनाया जा रहा है। इसकी जानकारी आश्रम के कर्ता धर्ताओं ने मीडिया को बुलाकर दे दी।
उसके बाद इन्हीं कर्ता धर्ताओं का फोन खबर नवीसों के पास जाता है कि भय्यू महाराज इस उत्सव के विषय में चर्चा करेंगे। एक दो नहीं बल्कि 20 फोन उनके सेवकों ने खबर नवीसों को लगाए और कहा कि महाराज ठीक 5 बजे चर्चा करेंगे, इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। दिन भर चले इस आग्रह के चलते कई पत्रकार शाम 5 बजते ही सूर्योदय आश्रम पहुंच गए, तो कुछ पत्रकार रास्ते में ही थे। तभी ये जानकारी लगती है कि संत श्री समाधि में हैं, इसीलिए वे चर्चा नहीं कर पाएंगे। इस बीच जो पत्रकार समय का ध्यान रखकर ठीक 5 बजे आश्रम पहुंचे थे, वो आश्रम के कर्ता धर्ताओं पर जमकर भड़के। इस समय आश्रम के कर्ता धर्ताओं के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन जब आश्रम में तैनात सेवकों को लगा कि उनसे गलती हो गई है, तो फिर दौर शुरू हुआ माफी मांगने का। सो आश्रम से फिर खबर नवीसों के मोबाइल पर फोन आए और अपने किए पर माफी मांगी गई। खबर नवीस अब तक भड़क चुके थे। इस बात का एहसास जब खुद भय्यू महाराज को हुआ, तो उन्होंने फिर नारद मुनियों से मिलने की इच्छा प्रकट कर डाली। फिर समय दिया 4:30 बजे का, लेकिन ज्यादातर पत्रकारों का गुस्सा कम नहीं हुआ था। पत्रकारों ने दूसरी मुलाकात पर प्रश्न खड़े कर दिए तो आश्रम से यही कहा गया कि बस एक बार मिल लो, भले ही किसी तरह की कोई चर्चा मत करना। अब मीडिया के गलियारों में भय्यू महाराज के बिगड़ेल मैनेजमेंट की चर्चाएं हो रही है। अब ऐसा ही चलता रहा तो जिसे भी सूर्योदय आश्रम आमंत्रण मिलेगा, उसकी विश्वसनीयता पर प्रश्न खड़े हो जाएंगे। तो क्या सोच रहे हो गुरुजी? आप तो बस यूं ही आदेश कर दिया करो, बेचारे पत्रकारों को दौड़ाने की जरूरत ही क्या पड़ी? क्योंकि जब जब पत्रकारों के काम की कोई बात होती है, तो आपके अपने इन्हीं खबर नवीसों को दूर दूर तक फटकने तक नहीं दिया जाता। फिर क्यों पहले आमंत्रण, फिर फोन पर फोन, और फिर आपका न आना और न आकर माफी मांगना। अब आप ये याद करना, आखिर ये सब है क्या? दिल्ली में वो गैंगरेप के बाद इंदौर में शुरू हुई मंचलों के खिलाफ कार्रवाई पर अब प्रश्न खड़े होना शुरू हो गए। दिल्ली में जनाक्रोश अब सरकार के स्थान पर पुलिस के खिलाफ है और इंदौर के भी कमोबेश यही हाल है। पुलिस की कार्रवाई को सतही करार दिया जा रहा है। खाकी के निशाने पर वो है जिनका कोई ऐसा बैकग्राउंड ही नहीं है जिसके आधार पर पुलिस उन्हें डंडा दिखाए, लेकिन पुलिस है कि वही काम कर रही है जो केवल मीडिया की सुर्खियां बनकर सिमट कर रह जाए। देश भर में कहीं भी कोई घटना होती है तो उसका असर हमारे शहर पर भी दिखाई देता है। जब आतंकी घटनाएं होती थी तो पुलिस अपने बंद पड़े संसाधनों से ही शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों, सिनेमा गृहों और तो और ऐतिहासिक इमारतों की खाक छानने निकल पड़ती थी। अब की बार दिल्ली में गैंगरेप हुआ। दरिंदों ने वहशीपन की सारी हदें पार कर दी तो इंदौर पुलिस सड़क पर आ गई। इंदौर पुलिस ने फिर सतही काम शुरू कर दिया। पुलिस ने कहीं किसी शोध का सहारा नहीं लिया कि आखिर दिल्ली की घटना के बाद उन्हें कार्रवाई करना है, सुरक्षा का भाव पैदा करना है, तो ऐसे में वो किन्हें निशाने पर लाए जिनसे पुलिस की कॉलर ऊंची हो पाए। पुलिस ने डंडा उठाया और चल दी मंचलों के खिलाफ कार्रवाई करने। मंचला बोल पुलिस चाहे जिसे उठाने पर आमादा हो गई, तो छात्र छात्राओं में खौफ सा छा गया है। पुलिस ऐसों को सजा दे रही है जो किसी भी एंगल से दोषी नहीं है, लेकिन फिर भी केवल उन्हें ही टारगेट किया जा रहा है। पुलिस को चाहिए कि वो औपचारिकता में न पड़ते हुए वो स्थान चिन्हित करे जहां नशेड़ियों का अड्डा लगता है। ऐसे में लोग कहाँ होते हैं जो हर आने जाने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी की घटना को अंजाम देते हैं। पुलिस ने ऐसा तो कुछ नहीं किया और सीधे टूट पड़ी है उन छात्र छात्राओं पर जो साथ साथ रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। युवाओं के जहन में एक बात और आई है, जो गलत करता है उसे पुलिस सजा दे, लेकिन पुलिस खुद होकर युवक युवती को पकड़कर वो सारी बातें करने लगती है जो उनके दिमाग में नहीं है। दूसरी तरफ महिलाओं के साथ सिटी बस में हो रही छेड़छाड़ अब घर घर की कहानी हो गई है। महिलाओं के साथ साथ किशोरियों को सिटी वैन और टाटा मैजिक में किस तरह परेशान किया जा रहा है, उस पर पुलिस का कोई ध्यान नहीं है। पुलिस की निगाह के सामने ही ड्राइवर कंडक्टर अपने मित्रों को जबरिया तरीके से वाहनों में घुमाते हैं और उन स्थानों पर बैठाते हैं जहां महिलाओं को बैठना होता है। पुलिस को चाहिए कि लंबी दूरी की सिटी बसों पर नजर रखे, इसमें बैठने वालों को सुरक्षा मुहैया कराए, लेकिन पुलिस तो केवल खाना पूर्ति में लग गई है। पूरे शहर में महिलाओं के साथ छेड़खानी हो रही है, लेकिन पुलिस को केवल अभियान के नाम पर ही सब याद है, बाकी समय सब कुछ चलने दो। अंत में बात करते हैं दहशत और खौफ की। स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 में दहशत का दौर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। इलाके में लुटेरे शिकार की तलाश में सक्रिय है।
अब यहाँ वोटर आईडी कार्ड बनाने के नाम पर चेन स्नैचिंग की घटना होते होते बची। ये घटना उसी इलाके में हुई है जहाँ घरेलू नौकर ने ही दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। अब इलाके के दहशत भरे माहौल से रहवासी परेशान से हैं। शहर के कुछ इलाके अभी खौफ और दहशत के साए में हैं। इन दिनों सबसे ज्यादा परेशान स्कीम नंबर 114 पार्ट 2 के गलियारे हैं, जहां पिछले माह ही 4 नवंबर को घरेलू नौकरों ने ही ठक्कर दंपत्ति को मौत की नींद सुलाकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस पूरे एक पखवाड़े हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने की कोशिश करती रही, लेकिन उसे कहीं से भी कोई सफलता नहीं मिली। पुलिस की सक्रियता समय गुजरते ही इलाके में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। पार्ट 2 से पुलिस के मुंह फेरते ही फिर अपराधियों ने आमद दे डाली है। अपराधी अब सरकारी कार्य का बहाना बनाकर दोपहर के वक्त में घरों पर दस्तक दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना पार्ट 2 के गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ 3 अपराधी मोटरसाइकिल पर सवार होकर एक घर पहुंचे और वोटर आईडी कार्ड बनाने के नाम पर घर खुलवाया गया। अपराधी यही नहीं रुके और एक फॉर्म भरवाया और मौका मिलते ही महिला के गले से चेन झपटने की कोशिश कर दी। इस घटना के बाद पार्ट 2 के गलियारों में दहशत का माहौल है। पहले दोहरा हत्याकांड और फिर चेन स्नैचिंग की असफल वारदात ने ये बता दिया है कि 3 हफ्ते में ही इलाके में पुलिस की सक्रियता अब निष्क्रियता में बदल गई है। अपराधी भी मान गए हैं कि जिधर बड़ी घटना हो उस इलाके में अब पुलिस उतनी सक्रिय नहीं है। मतलब समझ जाइए, पार्ट 2 में अब कोई वारदात होने को है और पुलिस को इलाके में सक्रिय होना ही पड़ेगा। अब आप गलियारों से के सभी अंकों को एक साथ YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।